नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आज एक ऐसी शख्सियत को हम आप लोगों के बीच इस पॉडकास्ट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं जिनके इन दिनों बहुत चर्चे हैं प्रदेश में, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि सीमाओं से परे तक चर्चे हैं। और एक बड़ा मैसेज जनता के बीच गया है, लाखों करोड़ों लोगों तक गया है। एक बड़ी मुहिम शुरू की है जो शायद बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। जब वो पुलिस की वर्दी पहनकर जाते हैं तो बदमाश खौफजदा हो जाते हैं, और जब वो लोगों के बीच विचरते हैं तो एक बड़ा संदेश जाता है सुशासन सुरक्षा को लेकर आम लोगों के बीच। तो हमारे बीच आज हैं हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह। उनकी जो व्यक्तित्व की बात है वो वर्दी से परे बहुत सारी चीजों को बयां करती है, क्योंकि जब वो कलम और स्याही इस्तेमाल करते हैं, जब वो कागज के पन्नों पर अपना अनुभव, अपनी दूरदर्शी सोच दर्शाते हैं, लिखते हैं, तो फिर क्या कहने। तो उसी वजह से आज हर कोई उनका कायल है, वर्दी की वजह से नहीं बल्कि उनके अनुभव, उनकी सोच, उस सकारात्मकता की वजह से आज हर जगह सिर्फ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। बड़े चर्चे तो हैं आपके। एक नया लगा कि एक तरोताजा फीलिंग आती है कि पुलिसिंग में, लोगों में, पुलिसिंग में ये कि कुछ ताजगी है, लोगों में एक उम्मीद है, आशा जगी है। लंबे वक्त के बाद लोग भरोसा कर रहे हैं कि पुलिस और आम आदमी का जो रिश्ता होना चाहिए उस पर कोई निष्ठा के साथ, अनुभव के साथ भी मैं कहूंगी काम कर रहा है, जो नहीं हुआ था। आप देखें कि मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जो करना चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। कि लोगों को एक रोल प्लेइंग चल रही है, ये पद नहीं है। आप समझते हैं कि अपेक्षा क्या है आपके फोर्स की और लोगों की, दोनों के बीच समन्वय कैसे हो। तो लोगों की अपेक्षा ये है कि ये हमारा आदमी उधर बैठा है जो हमारी बात करेगा, हमारी दिक्कतें हैं उसको समझेगा, और जो इसके फोर्स से दूर होने वाली है वो ये करेगा। लोगों की हमसे ये अपेक्षा है। हमारी फोर्स सबसे अपेक्षा ये रखती है कि मुझे आदमी की तरह ट्रीट करेगा, हमारे रेस्ट का, हमारे खाने का, हमारी जो चिंताएं हैं उसका ख्याल करेगा। तो ये दो जो हैं चीज़ें हमारे दिमाग में है। दोनों कभी कभी कंट्राडिक्टरी होता है कि अगर आप फोर्स की ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का हक मारा जाता है, लोगों की ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं फोर्स पर लगता है कि ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा है, इन दोनों का संतुलन कैसे बने कि फोर्स से जो कुछ हो सकता है वो उनसे करवाने का, और लोगों के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने का। ये दो चीज़ों पर बैठे हैं, लगे हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसा कि आप कह रहे थे कि लोगों को ये लग रहा है कि मैं उनकी बात समझ पा रहा हूँ और उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और मेरी फोर्स भी इसको समझती है कि ये ठीक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी स्थिति है जहाँ की करने और कराने वाले एक ही पेज पर है। कि करने वाले होते हैं, बस कराने वाले, मुझे तो एक लीडरशिप चाहिए होती है, वो आप मतलब मिल गए, उनको वो लीडरशिप मिली है। आपकी चिट्ठियां बहुत वायरल हुई थी, और जो आप बात करते कि आम लोगों में एक भरोसा कैसे जाता है, वो समन्वय कैसे बना के रखे, एक भरोसा कैसे कायम करें। छोटी छोटी बातें थी, वो छोटी छोटी बातें कैसे थी कि आप तौलिया मत लगाइए और आप टेबल छोटा कर दीजिए, चाय पानी पूछिए जब आपके पास कोई आता है। एक तो आप पुलिस के पास तब जाते हो जब आप किस तरीके से पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, पीड़ित नहीं तो प्रताड़ित तो कम से कम हो, आप परेशान हो, है ना। और वहां जाकर फिर वो रौब, वो बात करने का सलीका जैसा था पुलिसिंग का। आपने जो चाय पानी वाला जो किया ना, मुझे लगता है वो लोगों के दिल पे लगा है, इमोशनली वो कनेक्ट कर पाए हैं कि हाँ कोई हमारे इस तरह से परवाह भी कर रहा है। नहीं, अगर आप देखें कि ऑफिस है मेरा, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? तो जो टैक्स मनी है उसी से हो रहा है। क्यों होती है? कि ह्यूमन ट्रांजैक्शन में वायलेंस एंड डिसेप्शन नहीं हो। ये प्रजातंत्र की मांग है, सभ्यता की मांग है। जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। शेर बकरी जब मिलेगा, बकरी को पता है क्या अंजाम होगा। हमने एक सभ्यता बनाई कि नहीं, ऐसा नहीं है। शेर और बकरी एक घाट में पानी पी सकते हैं, और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए,
अब बकरी को अपनी कमजोरी का मलाल नहीं होना चाहिए, ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए अपराध का जो तंत्र है, जिसका पुलिस एक हिस्सा है, वो है कि अगर मान लीजिए बकरी कमज़ोर है और शेर ताकतवर है, तो बकरी को घबराने की जरूरत नहीं, 112 पर फ़ोन करे, पुलिस आएगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये जो आश्वासन प्रजातंत्र का है, जो पुलिस को देना चाहिए, तो वो हम दे रहे हैं, लग रहे हैं। और जब लोग यहाँ आते हैं तो हम वी आर पेड सर्विस। आप यहाँ बैठे हो तो आप कुछ काम से आए हो, इसके लिए पहले ही पैसे दे चुके हो आप। जब इसको सर्विस की तरह हम देखते हैं कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक आदमी को अगर वायलेंस या डिसेप्शन का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है या बना दिया गया है, तो हम अकेले तंत्र हैं उसको एड्रेस करने के लिए। तो हमारा उनसे बातचीत का तरीका, उनको बिठाने का तरीका कंफर्टिंग होनी चाहिए। फिर वो जो कह रहे हैं उसको डीप लिसनिंग करना, सुनना, उसकी एक समाधान ढूंढना। तो वो काम हमें करना चाहिए। तो वो उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बजट वाली बात नहीं है, अप्रोच की बात है। आप ये सोचें कि आपको कोई दिक्कत है, किसी से आप डरे हो, किसी से प्रताड़ित हो, आप जब जाओगे आप क्या आपको सुकून देगा, वही चीज़ आप करिए। तो हम वही कर रहे हैं कि एक आदमी आया, मतलब बैठो जी, चाय पियो, पानी पियो, बी कंफर्टेबल। और आप जो यहाँ बैठे हो ना जी, आपका अधिकार है अपनी बात सुनाने का, हमारी ड्यूटी है सुनने की, और जो ठीक है वो करने की। तो हमारी तरफ से पूरे, अब तो जो आपका नुकसान हो गया हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जिसने करा है उसकी ऐसी तैसी करेंगे। हाँ, वो इसी पहलू पे मैं आना चाहती थी। किसी और के साथ नहीं हो, हाँ। वो हम तय करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि स्वाभाविक है, और अब क्या करेंगे। नहीं, एक तो पहलू आपने ठीक बताया कि आम जनता के साथ हम अब इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा है कि बदमाशों के साथ आप किस तरह से पेश आएंगे। अब वो कनेक्ट तो ठीक हो गया, लेकिन मैसेज देने के लिए वहां पर एक्शन भी बहुत जरूरी है। वो माहौल आपको बनाना बहुत जरूरी है कि एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पिए। वो माहौल तब बनेगा जब वो बाघ को पता होगा कि हाँ, बकरी अकेली नहीं है ना। देखिए पुलिस का क्या रहा ना कि दो पहलू हैं, डबल रोल फिल्मों में देखते हैं आप जी। एक में सर्विस है कि अगर हमें कोई विक्टिम मिल गया या पोटेंशियल विक्टिम मिल गया तो ये सर्विस है, उसको ये बताना कि जी आप एक तंत्र का हिस्सा हो जहाँ पर कि हजारों पुलिस के कोर्ट कचहरी दुनियादारी सारी है, जो भी आपको तंग करेगा तो हम उसको निपटा देंगे, कानून के अनुसार जो कार्रवाई वो कर देंगे और वो इफेक्टिव होगी। तो ये सर्विस ओरिएंटेड हो गया। लेकिन जैसे ही कोई दिखा ठग बदमाश तो आपको स्विच कर देना पड़ता है, फिर आपकी भाषा बदल जाती है, तौर तरीके बदल जाते हैं। तो ये डबल रोल प्लेइंग है। इस फिल्म में वही एक्टर चलेगा जो डबल रोल कर सकता है। तो हम दोनों में रियाज खूब करके बैठे हुए हैं जी, ये काम भी अच्छे से करते हैं, वो भी अच्छे से करते हैं, और तभी लोग वाहवाही भी कर रहे हैं आपकी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये मुझे लगता है कि आपके इस रोल के लिए होगा, इस ओहदे पर बैठ के, वो है कि हरियाणा में पिछले कुछ वक्त में, कुछ सालों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ गया है। एक तो सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो क्राइम होता है, या फिर बहुत सारे पहलू, तो बेरोजगारी है, नशा है, मैं उन पे भी आऊंगी क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। एक तो उसकी वजह से या सामाजिक प्रेशर है, डिप्रेशन में किसी को मार दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो अलग है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हरियाणा में बहुत बड़ी परेशानी। आप देखें अर्बनाइजेशन के साथ ना इस तरह की समस्याएं आती है। गांव देहात होता है तो बहुत सारे झगड़े तो पंचायत ही निपटा देती है। जी जी। दूसरा कि कोई गड़बड़ करेगा तो खानदान का नाम खराब होगा, कोई से रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। तो जो रूरल है बिल्कुल डिफरेंट उनका तौर तरीका जीवन यापन का है। जो अर्बन एरिया है उसका अलग खेल है जी। तो अर्बन एरिया में आपको लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले लोग मिलेंगे, जो बिल्डिंग बना के मकान बेचेंगे, हॉस्पिटल बना के ट्रीटमेंट बेचेंगे, स्कूल बना के एजुकेशन बेचेंगे, उस तरह के लोग भी मिलेंगे। तो जिनमें उस तरह का हुनर है वो ऐसा काम कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि कानून के अंदर काम करते हैं, ठीक है, और इनके पास स्किल सेट है, इनके पास फाइनेंसेस हैं, तो ये ऐसा कर लेते हैं और उससे एक अच्छी लाइफ स्टाइल इनकी हो रही है। लेकिन जो लोग मुख्य धारा में फिट नहीं है, जिनके पास उस लेवल का स्किल नहीं है, बट लाइफ उतनी लेविश से है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो जो ग्रे एरिया है जहाँ कि हम कानून के परे जाके कुछ करेंगे, तो वो उनको एडवांटेज हो गया ना जी। एक जो धमका रहा है, एक जो नहीं धमका रहा है, तो धमकाने वाले को एडवांटेज हो गया। तो जो ये जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी की, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि लोगों को धमका के, ठग के और काइंड ऑफ परेशान करके उनसे पैसे लेके वैसे ही जीवन शैली करेंगे जो लोग वैल्यू क्रिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व करके कर रहे हैं।
तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। आप संगठित होके अपने ही देश के लोगों को लूटने ठगने में लगे हुए हो, तो ये तो मतलब बर्दाश्त की बात ही नहीं है। इनकी इतनी औकात भी नहीं है। इनके पीछे अगर लगी है तो इनका कोई पैर नहीं है। मान लेकर आपने पैसे बना लिए, जिस दिन पूछ लिया कहाँ से लाए, कोई जवाब नहीं बनता इनके पास। तो ये कोई बहुत अच्छा उनके लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और जो गैंगस्टर गन कल्चर है, इसको लेकर आपका कोई ऐसे कोई मास्टर प्लान है, कोई इस पे एक्शन लेने को लेकर कुछ अलग से है कि इसको कंट्रोल किया जाए? देखो, गैंगस्टर तो कोई है नहीं जी। जंगल से जब शहर बसा ना, तो जो ठीक ठीक जानवर थे वो इधर आके ठीक ठीक फिट हो गए। जो लोमड़ी थे, गीदड़ थे, बिच्छू थे, सांप थे, सियार थे, वो ये लोग हैं जो अपने गैंगस्टर बताते हैं। अब एक बात बताओ जी, हमने बॉर्डर पर आर्मी लगा रखी है कि विदेशी आके यहाँ हमें तंग ना करें, इसलिए कि इनको खुला मैदान मिल जाए। ये कौन से लोग हैं जी? कितने बड़े कायर और गद्दार हैं, अपने लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं। तो ये तो कुछ है ही नहीं जी। इनको तो खाम का तिल का ताड़ बना रखा है। अगर माँ का दूध पिया हो ना जी, बोला कीजिए हम यहाँ खड़े हैं और जो करना कर रहे आप आ जाओ, 1 मिनट, अगर वापस चला जाए तो मुझे बताइए आप। क्योंकि ये सारी कोरी धमकी सोशल मीडिया को जरिया बना रखा है। किसी को फोन कर लो जी, आप कहीं दिख नहीं रहे हो, एक पोस्ट आ जाती है, आप हो नहीं हो ये भी नहीं मालूम। कोई किसी को कर लो जी। ये इस तरह की जो वाहियात सी चीजें हैं कि जी आप चूंकि नहीं मार्को टाइम विश्वास करते हो तो आपको हम धमका देंगे। अब सपोज करो एक बिजनेसमैन है, अब मार्क जकरबर्ग जो है उसके सेफ्टी पर 300 करोड़ का खर्चा है, बिल्कुल वो घिरा रहता है, उसको धमका के दिखाए ना। यहाँ जो जिन्होंने थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया, लाइफ स्टाइल जिनकी ठीक है, तो वो भरोसे पर जी रहे हैं कि जी हमने मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें कौन क्या कहेगा, हम क्यों अपने आसपास आदमी को लाएं। जो कि अगर आपका बजट बढ़ता है तो आप जैसे अपने पैसे कमाए, तो आपने महंगे जूते खरीदे, बड़ा घर बनाया, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते, अच्छे स्कूल भेजते, हर चीज़ में आपका बजट बढ़ गया। और जो सिक्योरिटी का बजट है, सेफ्टी का बजट है, आप पुलिस पर रिलाई करते हो, करना भी चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो इसका फायदा उठाते हैं। अगर मतलब वही आदमी 4 वो एक्स सर्विसमैन रख ले, उसकी तरफ फटकेंगे भी नहीं, पता है वो जाते ही कुटेगा वो। तो ये किसी को धमकी नहीं दे रहे जी, ये कमजोर को तंग कर रहे हैं, जो विश्वास करता है व्यवस्था पर उसको तंग कर रहे हैं। तो ये मतलब उसको क्या कहा जाए कि 1000 साल देश गुलाम रहा, यहाँ के लोगों ने बहुत सहा है जी। अब तुम कहते हो कि हम इंडियन है, यहाँ का पासपोर्ट लिए घूम रहे हो, यहाँ रील चलाते हो, जाति की बात करते हो, यहीं के लोगों को तंग करते हो। एक आपने बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हुई थी, वो जरूर आप यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ डिस्कस। आप बताइए कि कोई जेल के अंदर बैठा छुटभैया सा है, किसी क्राइम में अंदर चला गया, बाहर किसी 5000 रुपए में 4000 रुपए में किसी को रखा हुआ है, वो उसकी किसी भी दिन पे हाथ जोड़ के माला पहनी हुई है, दादागिरी दिखा रहा है, आपको बधाइयां दे रहा है, तो वो एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट की जाती है। ऐसे हमने पहले देखा, एक बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, तो वो जब भी पेशे पर आते, महंगे महंगे टी शर्ट, महंगे महंगे शूज, अंदर जो हालात है उससे उलट जिंदगी दिखा के युवाओं को बहकाया भी जा रहा है। इस पे आप जरूर सोशल मीडिया के जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूथ को जरा समझाइए कि उनकी असल हकीकत क्या होती है ऐसे लोगों की। देखो, जो रील देख रहे हो ना जी, वो जमा ही झूठा है, वो तो नकली है। बताया ना, आपको बताया कि 5000 रुपये महीने पर वो बंदा लगा हुआ था महिमा मंडन करने में। देखो जी, समाज तो तभी चलेगा ना जब क्षमता के अनुसार लोग योगदान देंगे और जरूरत के हिसाब से उपभोग करेंगे। कैसे व्यवस्था बनेगी अगर जो ये लोग सोचते हैं दूसरों से करेंगे, वो इनके साथ करे, क्या इनको अच्छा लगेगा? कमाए, ये मेहनत की कमाई करें, अब कोई कहे दे जाओ जी। कोई मुद्दा सामाजिक है, उस पर अपने को ट्रेंड करवा रहे हैं। तो इनकी जो मार्केटिंग है समझ में आती है, हमें समझ में आती है, ये जो लड़कों बच्चों को समझ में नहीं आती। उनको लगता है इनकी तो अयासी हो रही जी। आप इनको जेल में जाकर देखो ना, टॉयलेट साफ करते हैं, बाहर ये ऐसे वैसे करते रहते हैं। ये झूठे लोग हैं, मक्कार हैं। इनको जो सामाजिक व्यवस्था है कि भाई अपना कमाओ अपना खाओ, वरना जी हम तो राम राम जपना, पराया माल अपना। तो जो इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं ना जी, उसको जेल, पुलिस, लात, घूसे, वकील, कोर्ट कचहरी यही मिलता है। किसी को देख लो, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं रील के चक्कर में, 2 दिन हवाबाजी के चक्कर में। नहीं, ये जिंदगी बर्बाद नहीं कि दूसरों की करते हैं जी। मान ले कि आपकी जो क्षमता है उसी हिसाब से आपके एस्पिरेशन होने चाहिए कि अगर आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
आपका योगदान इतना है तो आप इतना ही लीजिए। वरना जी योगदान तो 0 है, लेंगे इतना क्यों, धमकावेंगे। कैसे धमकाओगे, लोग अनाथ हैं क्या, हमने चूड़ियाँ पहन रखी है। लेकिन पूरा सिस्टम आप कैसे चेंज करेंगे? आपका कोई, मैं आपको विजनरी और मिशनरी दोनों कैरेक्टर में देखती हूँ। इस सिस्टम को आप कैसे ठीक कर पाओगे ताकि भरोसा भी हो और हमारे यूथ भटके नहीं इससे? क्योंकि इससे पहले आपने जो काम किए हैं यूथ को लेकर स्पेशली, बहुत थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ आज लोग आपको जिस तरीके से देख रहे हैं ये तो सालों की मेहनत है। ये जो आज हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह को दुनिया देख पा रही है वो सालों की मेहनत है, क्योंकि आपका विजन पहले से बहुत क्लियर था। 2004-2007 के आसपास आई थिंक आप वित्त मंत्रालय में भी रहे जी। तो आपने वहां से एक विजन सोचा था। आज वो कानून, अगर मैं ठीक हूं, मैंने ठीक रिसर्च किया बीएमएलए, तो वो आपकी मेहनत से वो आया था। रूल्स फ्रेम करने में हमने हेल्प की थी, आपने हेल्प की थी, और आज वो ऐसा कानून है जिसे बड़ों के पसीने छूटते हैं। उस पे जरा बताइए, वहां से शुरू, फिर मैं कड़ियां जोड़ती जाऊंगी बातों की। नहीं, आप ये देखें ना जी कि जो लड़के बच्चे हैं तो उनको तो वो जब आप यंग होते हो तो आपकी बड़ी सेलेक्टिव से थिंकिंग कि आपको कुछ भी हाईजैक कर ले जाए, है ना। कोई चीज़ आपको लग गई हाँ बड़ा ग्लैमरस है तो आप पीछे लग लेते हो, क्योंकि जो एक विस्तार होता है चेतना का उतना होता नहीं है। तो ये हमेशा से ये रहा है कि तो सरकार और लोगों का रिलेशन जो है ठीक होना चाहिए, क्योंकि सरकार इनकी है, लोग सरकार के हैं। बिल्कुल। तो सरकार जो कुछ कर रही है तो इसको कम्युनिकेट भी करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को तसल्ली रहे कि ये जो कर रहे हैं हमारे मैंडेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी चुनी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल। और नहीं कर रही है तो धरना है, जुलूस है, प्रदर्शन है, करिए। चुनाव है, दुनियादारी है, सरकार तो आपके भरोसे है, ये तो कहीं जा नहीं रही है। तो ये जो दोनों का रिलेशन जो है, दोनों कुछ कम्युनिकेशन जो है वो रहना चाहिए। तो वो जो सरकारी संस्थाएं हैं रूटीन में चलती रहती है, तो उस फील्ड में मुझे लगा कि नहीं ये होना चाहिए, उस पर हमने बड़ा लगे रहे लोगों को जोड़ने में। दूसरा जो ये लड़के बच्चे हैं इनका कोई दोष नहीं है जी। आप देखो कि पेरेंटिंग एक की इशू है कि एक वेजिटेरियन फैमिली है तो वो एक पारिवारिक शैली प्रस्तुत करती है अपने बच्चे को कि देखो जी हमारे परिवार में ना नॉन वेज नहीं करते। वो कभी नहीं कहते हैं बकरी वाले को मार दो, पुलिस क्यों नहीं मारती, मुर्गे वाले भगा तो हमारे बच्चे को ना खिला दे। तो इस तरह से पालते हैं बच्चों को कि कहीं चला जाए तो वो जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएगा। तो वो जो गैंग एक्टिविटी में पड़ना या ड्रग्स के चक्कर में पड़ना या ठगी पर उतर जाना, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूती जो सशक्तिकरण जो मानसिक है पेरेंटिंग लेवल से ही करनी पड़ेगी। अब आप जैसे हैं कि पेरेंट्स ने कहा होगा कि भाई कोई बात नहीं है, इस काम में लाख रुपए की कमाई है, ठीक है, ये सही काम है कि आप अपना वीडियो बना रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बदले में आपका लिवलीहुड चल रहा है। किसी ने आपको कहा होगा, दिमाग में डाला होगा, तो कोई आपको कहे ठगी मारने आप नहीं मारोगे, मौका होगा तब भी नहीं मारोगे। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स से हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के साथ समय बिताएं, वो ना करें जो कि ना चाहेंगे बच्चे कि बच्चे करें, कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं, आपके कहे से नहीं जाते। फिर उनको रोज़ कहें कि देखो जी ड्रग्स रेड लाइन है, गैंग रेड लाइन है, ये हमारे परिवार की परंपरा में नहीं है, बहुत बेइज्जती होती है, कोई मुकदमा दर्ज हो गया, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती है, तो हमें ये नहीं करना है। कार का इंजन है उसमें चीनी डाल दो, कितनी महंगी कार है, खड़ी हो जाती है। ड्रग्स वैसे ही है, गैंग की एक्टिविटी ऐसी, एक बार फंस गए बाहर नहीं निकल सकते, वही लोग निकलने नहीं देंगे, तो उससे दूर रहें इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं हम फैमिली का, पेरेंट्स का, कम्युनिटी का बड़ा रोल देखते हैं कि जो लड़के बच्चे हैं उनको सही रास्ते रखें। एनसीबी में तो आपने बहुत जड़ से देखा होगा कि कितना बड़ा इशू है हरियाणा में नशा, वो भी सिंथेटिक नशा कितना बड़ा है। सर इसका क्या सोल्यूशन है? और ये मेरे से कितने सवाल पूछते हैं, मैं भी सवाल पूछती हूँ, जनप्रतिनिधियों से मैं सवाल पूछती हूँ कि ये क्यों नहीं रुक सकता? क्या पुलिस को मालूम नहीं कि नशा कहाँ से आ रहा है, जबकि खरीदने वालों को मालूम है कि नशा किसके पास मिलेगा? उसको एक देखने का एक अलग नजरिया है जी। से पिछले साल आप देखें कि 6 लाख आदमी ओपीडी में आए थे, ट्रीटमेंट के लिए आए थे ड्रग एडिक्शन को लेकर। जी जी। अब ये माने 6 लाख और थे लेकिन नहीं आए, देखिए 12 लाख हो गए जी। यूथ की संख्या करोड़ों में है। आप ये तो देखें करोड़ों नहीं ले रहे, आप उधर भी देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, उधर भी देखें कि समस्या जैसी है
उसको वैसे ही देखें, उसको विस्तार ना करें। तो करोड़ों लोग हैं जो अपने परिवार के संस्कार से, अपने माता पिता की शिक्षा से, अपने स्कूल के और अपने भविष्य की चिंता करके इसमें नहीं है। तो हमें वो देखना चाहिए। ये जो इतना भटक आए हैं जी, इनका तो वही इलाज है कि भाई इनका ट्रीटमेंट कराओ किसी तरीके से, बाहर निकालो इसको। जो बेचने वाले हैं उनकी ऐसी तैसी करो। हाँ, यही मैं पूछ रही थी। और एक को लोगों को पता हो, जो परिवार को, समाज को, कि ये कितनी खराब चीज़ है, कैसे बचने की चीज़ है, तो वो लग रहे हैं। बच्चा किस संगत में बैठ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना। बिल्कुल। क्योंकि मेरा बहुत सवाल था और लोग मेरे से भी उल्टा सवाल करते थे कि आप पूछिए कभी किसी बड़े ऑफिसर से कि क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं, आता कहाँ से, बॉर्डर पार से आ रहा है, सिरसा में अगर वो गांव तक पहुंच रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, अंबाला में आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। तो पुलिसिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए, किसी कॉन्ट्राबैंड की जो सप्लाई होती है ना जी, जैसे बाढ़ का पानी आया, तो पानी कैसे समुद्र तक गया किसी को पता होता है? जही जगह मिला वहीं निकल लिए। तो जो इस तरह के लोग बेचने वाले और खरीदने वाले हैं, पानी की तरफ फ्लो करते हैं। अब पुलिस जो होती है लगी रहती है। आज की डेट में भी ना जी, हरियाणा की 15 से 20 टीम, जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, इधर घूम रही है सप्लायर के चक्कर में। अच्छा। और आपको बताऊं मैं कि इसी साल जो 8 महीने के पहले 8 महीने में, बाकी तो वही है, 350 मुकदमे कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। उन मुकदमों में 2 साल से पहले बेल नहीं होती जी। तो 700 साल की जेल दे चुके हैं सप्लायर को, 700 साल की जोड़ के। देखिए आप कि 350 आदमी 2 साल बेल नहीं होनी, वही चेन ब्रेक करनी होगी सबसे पहले तो। फिर हो गया कि जिन लोगों में शंका होती है कि ये पकड़े तो नहीं जा रहे, ये बेच रहे हैं, उसको हम 1 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। वो हमने 58 को अंदर दे दिया शंका के आधार पर। तो सप्लाई लेवल पर जितना मेहनत हो सकता है उतना हमने किया है। बट वही मैंने कहा, पानी की तरह ये बहता है कि अब खाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, इतना बड़ा इलाका है, कहीं से कहीं निकल गए, कहीं से कहीं निकल गए। जब हत्थे चढ़ते हैं तो उनकी भारी दुर्गति होती है। तो उसमें हमारे तरफ से बिल्कुल ही, जो उसको कहते हैं ना कि सरकार में भी बहुत इस बात की मान्यता है कि लड़के बच्चे अगर इसकी गिरफ्त में आ गए तो बाकी और कुछ क्या बन रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे ही आपके इसी में हैं। तो बहुत सरकार में इस बात को लेकर प्रतिबद्धता है। क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी सारे इस बात को मानते हैं कि जो बेचने वाले हैं उनकी दुर्गति होनी चाहिए, वो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। फिर जो फंस गए उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, सरकार उसमें भी लगी हुई है। अवेयरनेस तो देखें कि हमने बिल्कुल ही, जैसे कि हमारा राम गुरुकुल गमन है, हम कहते हैं कि आप ड्रग्स इसलिए लेते हो ना जी कि आपको लगता है लाइफ ठीक नहीं है। आप भगवान राम को देखो, महाराज के बेटे थे, अयोध्या महाराज के, महाराज अयोध्या थे, उनको भी गुरुकुल में रहना पड़ा, कितनी कठिनाई होगी, राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, 14 साल वनवास काटा, धनुष छोड़ना पड़ा, लौट गए तो वनवास। तो वो कहाँ चले गए इन चीज़ों में, उन्होंने कहा हार मानी। तो आपकी ज़िंदगी में कोई चुनौतियाँ हैं तो आप उधर क्यों जा रहे हो, वो कोई समाधान है क्या? तो ये बात उनको कहे जाने की ज़रूरत है। उसमें परिवार का, समाज का, जो भी जानकार लोग हैं, जिनके लोग मानते हैं, उनको लगातार ये बोलते रहना चाहिए। और आपके लिए नई मुहिम नहीं है, दर्शकों को थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं। राहगिरी का जो शानदार प्रोग्राम हुआ था, मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे, तो उसका इनिशिएटिव भी आपकी तरफ से लिया गया था और उसमें कितनी विविधताएं थी, जो रंग बिरंगी तस्वीरें आती थी, हम लाइव वहां से करते थे, न्यूज रूम से बैठ के, स्टूडियो से बैठ के। तो उसमें कल्चर भी था, उसमें बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके जाने की, मतलब जिसमें जो विधा है आप उसको उभार रहे हो। नशे के खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम आपने चलाई थी। और दूसरा आपकी फिटनेस, और आपका वो चीज तो रहती है हमेशा कि आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे तो वहां पर स्पैट ले आए आप, है ना, बच्चों को जोड़ा। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक समाज को डायरेक्शन दे सकती है। सिर्फ आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, हेड हैं, आप डीजीपी हैं हरियाणा के, तो सिर्फ मुझे गुंडे बदमाशों को डरना है, पकड़ना है। आप एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं। तो और राहगिरी जैसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए। आपको वैसे भी मैराथन मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है, तो लोगों को एक मैसेज आपसे भी जा रहा है कि किस तरह से जिंदगी हमें जीनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है ना जी, मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मेरे कहे से बातें होती है, मैं चीज़ों को प्रभावित कर सकता हूँ। एक तो बहुत मुझे अपने भाग्य पर कभी मुझे ईर्ष्या होती है, ये कर्म है। दूसरा मुझे ये हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा हमसे पूछेगी या ईश्वर पूछेंगे कि आपको ऐसी जगह दिया था जहाँ की आपके कहे से असर होता है, आपने क्या किया। तो उसमें मेरे पास जवाब होना चाहिए। तो हमारा जो है कि यही हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़ हो तो शॉर्ट टर्म भी चाहिए, लोगों को शॉर्ट टर्म भी चाहिए,
मीडियम टर्म भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। तो जब ड्रग की समस्या, गैंग की समस्या बता रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म तो यही है कि जो सप्लाई करने वाले हैं उनकी अच्छी खासी मरम्मत हो, तसल्ली बिठा दो दूसरों को मतलब। पता चले कि ये कोई फायदे का काम नहीं है, तो वो हम कर रहे हैं। दूसरा मीडियम टर्म में हो कि जी जो लोग इसमें ऑलरेडी फंसे पड़े हैं, विक्टिम हैं, उनको अपना ट्रीटमेंट कराइए, उनको बाहर निकलिए रिहैब इसमें में लेके से, चाहिए। और दूसरों को कहें देखो जी अगर तुम इसमें फंसे पड़े हो तो बाहर निकल सकते हो। जो लॉन्ग टर्म है वो ये है, पेरेंटिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिटी को कैसे बीच में लाएं, अड़ोस पड़ोस जो है वो कैसे इसमें लगा रहे कि बच्चा किससे मिल रहा है। आप मोबाइल फ़ोन का देखें जी कि आपने बाउंड्री बनाई अपने घर के चारों तरफ, बच्चे को उसमें पाल रहे हो, कौन मिलने आ रहा जा रहा आप देख रहे हो, सब कुछ कर लिया आपने। फ़ोन में वो किससे मिल रहा है ये आपको पता ही नहीं। बिल्कुल। इस फ़ोन पर सारे गुंडे बदमाश चढ़ाए, जितने वाहियात लोग हैं। एक इटालियन फिलासफर उसने कहा कि इंटरनेट इज इन्वेजन ऑफ इडियट्स, ये महामूर्खों का महाआक्रमण है। तो ये आपके बच्चों से क्या बातें कर रहे हैं आपको क्या पता है। बिल्कुल। ये कुछ भी करते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, बहका देते हैं। डिजिटल अरेस्ट के कितने केसेस बढ़ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, वो कैसे बढ़ गया है, वो तो और ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। मैंने इतने चैलेंज आपसे डिस्कस कर लिए हैं। देखो साइबर क्राइम जो वर्ड हमने कॉइन कर लिया ना जी, उससे बड़ी दिक्कत आई है। बेसिकली ठगी जो फोन पे होती है, जी जी। ये कोई हैकिंग तो बहुत कम होता है। मेजोरिटी आपसे बात करेंगे, आपको डरा देंगे, पासवर्ड दे दो जी, ये कर दो जी, क्लिक कर दो जी, आप वो कर देते हो, फिर वो चले जाते हैं सिस्टम में, फिर वो आप हो जाते हैं अपने अकाउंट्स के लिए। तो ये जो साइबर क्राइम कोई साइबर क्राइम नहीं है जी, ये मामूली ठगी है। बहला फुसला के लोग आपका अकाउंट में एक्सेस ले लिया। तो साइबर क्राइम बोलते ही जो मेजोरिटी पुलिस वाले तो कहते हैं हमारा काम ये नहीं है, ये तो कोई टेक्निकल आदमी करेगा। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं था कि आपने कॉल डिटेल मंगवानी है, उसको एनालाइज करना है, उसके से लोकेशन निकालनी है, अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उसको रोकना है, जो काम रोज पुलिस वाले करते थे। साइबर क्राइम के नाम पर ये पिछड़ गए। जब मैं एडीजी साइबर था, हमने कहा भाई किसने साइबर क्राइम का नाम बोला उसको पकड़ लाओ, सारी प्रॉब्लम उसकी। फिर पुलिस वालों को लगाया, ट्रेनिंग दी कि भाई कुछ नहीं है, एक शिकायत आती है तो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको बंद करनी है कि पैसा बदमाश तक नहीं पहुंचे। दूसरा किसने ये शुरू किया प्रोसेस उसको लोकेट करो, सिंपल इन्वेस्टिगेशन था। तो वो है। तो पहले क्या होता था ना जी कि लोगों को आके करना पड़ता था, जो करना है हाउस ब्रेकिंग करनी है आके करते थे। जब अब सिटीजन्स ऑनलाइन पर आ गए हैं, इट इज अकाउंट ब्रेकिंग। ये पहले हाउस ब्रेकिंग से अभी अकाउंट ब्रेकिंग है कि आपके खाते में जाएंगे जी खाली कर देंगे, या आपको इस तरह से उलझा लेंगे कि आप खुद ही चेक काट के देते रहोगे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग टाइप का क्राइम है मोस्ट ऑफ द क्राइम, और ये हाउस ब्रेकिंग का ऑनलाइन वर्ल्ड में नया फॉर्म है। तो चैलेंजेस तो वही है जी, काम तो वही हो रहा है। तो देखेंगे कि जब लोगों को ये लगता है कि घर जाएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी, बड़े रिस्क हैं, यहाँ बैठे बैठे अकाउंट में घुस जाओ। तो पुलिस को उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, उसी तरह से अपने को कहना पड़ेगा कि जैसे गृह वेतन की घटनाएं रोकते थे, अकाउंट वेतन की कैसे रोके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप क्योंकि यूथ आइकॉन बन गए, मुझे ऐसा लगता है लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पर्सनल मैं सवालों पे जाना चाहता कि कोई मैसेज कुछ पहुंचे हमारे यूथ तक। वो आपको डीजीपी को तो जानते हैं, डीजीपी ओपी सिंह को तो वो जानते हैं, लेकिन डीजीपी ओपी सिंह के सामने से अगर डीजीपी हटा दे, आईपीएस हटा दे, तो वो ओपी सिंह कौन है, कहाँ से आए हैं, और ये जो विजन है वो उनका कहाँ से है। मैं थोड़ा सा उस पे आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कब आपने सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है और फिर ऐसी आईपीएस बन के ऐसे समाज सेवा करनी है, जो कि आप अभी भी कर रहे हो सही मानों में। सर्विस का सोच के तो सभी आते हैं, पर सर्विस कर पाते हैं कितनी, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर उस तरफ अब जाए तो मैं यही कहूँगा कि सोच तो हमेशा होती है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो बीए पास करके नौकरी ढूंढ रहे थे, अच्छा। मिल गई तो आ गए। जब यहाँ आ गए तो अलग करना क्या है। हाँ। तो बड़ा टेम्पटेशन होता है कि आप बड़े आदमी बन गए हैं, लोग बाग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। पहली पोस्टिंग मैं पहले तो आया था तो फरीदाबाद एज एन एएसपी आया था। अच्छा। तो शुरू में आपको समय लगता है समझने में, फिर आप सर्विस ऐसी है कि 4 साल की होते होते आपको जिले का एसपी लगा देते हैं, जहाँ 20 लाख की आबादी होती है, पुलिस होती है, सब आपसे सीनियर होते हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार होते हैं, उनके ऊपर आपको बिठा दिया जाता है। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि मेरा रोल क्या है। आप एक एसएचओ को देखें,
जिसने 25 साल की नौकरी करके वहाँ पहुँचा है पुलिस का काम करके, हमें कहा कि आप इसको लीड करो। कितना बड़ा चैलेंज है ये। तो फिर मेरा समझ में आया कि हमारा जो पोजीशन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज से आए। भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्यूटीफुल, मैंने भारत सरकार जो हम लोग की सरकारें हैं ब्यूटीफुल गवर्नमेंट है कि एक्सपीरियंस आपको कैबिनेट में मिलेगा, पार्लियामेंट में मिलेगा, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे तो आपको 25 साल का लड़का बैठा मिलेगा एसपी, 30 साल का, 26 साल का डीसी बना मिलेगा। तो जो कटिंग एज बहुत यंग गवर्नमेंट है ये, बिल्कुल। तो हमसे अपेक्षा ये होती है कि नई चीज़ लेके आएंगे, नया समाधान लेके आएंगे, नई सोच लेके आएंगे, हमारी यही भूमिका थी। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया कि मेरा यहाँ काम जो है कि इस समस्या का नया समाधान क्या है जो कम खर्चे में ज़्यादा असर लेके आएगा। तो वो मेरा टेम्पलेट हो गया, तो उसी पर लगे रहे, उसी पर लगे रहे। और समस्या क्या है कि लोग बाग जो हैं उनको लगता है कि ये हमारी सरकार है, हमारे भले के लिए काम कर रही है, हमारी दिक्कतें दूर कर रही है। तो हम जैसे लोगों की भूमिका यही थी कि स्कूल कॉलेज से चल के आए थे, नई सोच थी, कोई बैगेज नहीं था। तो कैसे नई सोच को लेके आए जिससे कि समस्या का लो कॉस्ट समाधान हो और क्विक रिजल्ट लेके आए। लेकिन कभी अर्ली सर्विस में आपको ऐसे रियलाइज हुआ कि कोई ऐसा कभी प्रेशर हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो लाइफ लर्निंग हमें लगता है कि ये नहीं करना, अब ये करना है, मतलब कोई इस तरह का कोई ऐसा किस्सा का? आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, बहुत सपोर्ट मिलता है। सिस्टम इतना बढ़िया है कि जो आप थोड़ा सा चतुराई करेंगे फिर तो लोगों को पता चल जाता है। तो चतुराई ना करें और सीधी बात रखें। जब आपको पता है कि एक पुलिस एक तंत्र है जिसका काम जो है कमजोरों के लिए लड़ना है, बदमाशों को ठीक करना है, इस करार को मत तोड़िए, इसका लीपापोती मत करिए, बातों तक मत रहिए। अगर आप ऑथेंटिक होंगे तो आपको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रचार से कुछ मिलना भी नहीं है। हमारा जो इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, सरकार ने देना है जी। तो उस कभी भी उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं एज ए पर्सन, एज एन इंस्टीट्यूशन, कि आप एक पुलिस तंत्र के हेड कर रहे हैं। तो क्या लोग आप पर रिलाई करते हैं कि 2 बजे रात को फ़ोन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना? नहीं, आपके आने से एक चीज़ और बड़ी अच्छी हुई है, ज़्यादातर आबादी को पता ही नहीं रहता था कि डीजीपी कौन है हरियाणा के। तो अब लोगों को पता है, लोगों तक आप पहुंच रहे हो। ये कम्युनिकेशन जो है ये बेस्ट है। लोग आपको फीडबैक भी देते होंगे, आपको वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता होगा। तो ये कम्युनिकेशन का जो आपने जो मेथड पहले भी अपनाया, राहगिरी जैसा जो आपने किया, स्पैट जैसा जो आपने किया, वो कम्युनिकेशन स्किल का ही एक एग्जाम्पल है। ये कहाँ से आया आपके अंदर? 3 बुक आपने लिखी, ऑथर भी हैं, खाकी वर्दी के पीछे बहुत ही बाकमाल हमारे साथ लेखक भी हैं। 3 किताबें जो मेरे पास, 2 तो मेरे पास है, एक कहीं मिसप्लेस हो गई है, पर उस मैं कहूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपकी 3 किताबें, क्योंकि यूथ के लिए, वैसे तो किसी के लिए भी, यूथ के लिए स्पेशली उसके अंदर एक गाइडेंस है लाइफ को लेकर, हर एस्पेक्ट उसमें कवर होता है आपका। आप हिम्मत नहीं हार सकते वो किताब पढ़ के। अगर किसी ने हिम्मत हारी तो एक बार जरूर कुछ भी बड़ा करने से पहले वो बुक जरूर एक बार पन्ने पलट लेना। 2-3 पन्ने पलट लोगे तो शायद आपका माइंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि आजकल डिप्रेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो तमाम चैलेंज हम देख रहे हैं। और आपके डिपार्टमेंट में तो मतलब एम्प्लॉयज को भी और यूथ को भी बहुत होता है। मैं ऑथर पे आना चाहूंगी, भटकूंगी नहीं उस मुद्दे से। वो डिप्रेशन पर जरूर कहना चाहूंगा, उस पर भी हम बात करेंगे। देखें कि मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहना चाहता। जीन में इशूज होते हैं कि जैसे कि हमारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है। हम जंगल से आए हैं तो किसी सिचुएशन को हम लड़ पड़े कि भाग जाए, ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब लगता है कि थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आपका ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि हार्मोन डालो इसमें, इमरजेंसी आई, रिएक्शन करना है, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है। लेकिन जो मेरा अवेयरनेस है वो कहता है जी ये जंगल नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो है हर समस्या का समाधान है और हमें क्षमताएं हैं इसको डील करने की। अब कोई हम जंगल वंगल में नहीं है, कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीन्स की वजह से या फिर जिस तरह की चीज़ें रीइंफोर्स होती है जी। किसी ने कहते बहुत अच्छा है तो रह गया आपके पास में, बड़ा खराब है तो पीछे नीचे चला गया। तो हमारी अपब्रिंगिंग और जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है हमारा रिस्पॉन्स पैटर्न दिखाता है। तो अगर हम देखते हैं कि पीछे हटने से बात बनेगी तो पीछे हट जाते हैं, आगे तो आगे बढ़ लेते हैं। तो वो एडेप्टिव सिस्टम है, आप एजाइल है, एडेप्टिव है। जब आपको लगता है नहीं जी खतरा बहुत बड़ा है,
हमारे बस का नहीं है, हमें पीछे पीछे हटते जाना है, आपने एक रास्ता पकड़ लिया और उसको हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं कि पहले तो थॉट लेवल पर चला, फिर बायोलॉजी में आ गया, तो उनको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें बिल्कुल इनकार नहीं करता, चाहिए। इस पे भी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि पुलिस में देखें जी, सबको पता है यहाँ क्या काम है। यहाँ तो लोगों की लड़ाई लड़नी है जी, अपने पंगे तो सुलटाने ही है, दूसरों के भी सुलटाने हैं। अगर किसी को लगता है कि उससे ऐसा नहीं हो पा रहा है, फील्ड में मत जाओ जी। और पुलिस में बहुत नौकरी है, वो कर लो। लेकिन जब थाने में हो, चौकी में हो, STF में हो, ज़िले में हो, ये मान के चलो कि दिन में 25 लफड़े होंगे, आप में सुलझाने की हिम्मत और अक्ल होनी चाहिए। वहाँ प्लीज़ ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात मेरे से ना किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर कट है, ये ठीक मैसेज है ये। लेकिन अब आप आ जाइए अपने कलम पे आ जाइए आप। और वो कलम, वो लोग जानना चाहेंगे जो आप शेरो शायरी करते हैं हर सोशल मीडिया पोस्ट पे, या फिर अपने जो आपने लेटर जारी की, सबसे पहले तो उसी ने धमाका किया था, वो कहाँ से आया? हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था। जैसे कि आप देखें कि आज की जो दुनिया है 20-25 साल से पहले की दुनिया से अलग है। बिल्कुल, ना उतनी सड़कें थी, ना लोगों की आवाजाही थी, ना वो कनेक्टिविटी थी। अब तो फ्री वीडियो कॉल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द क्लॉक आप करते हैं। तो ये अलग दुनिया है। अच्छा, लोग इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि अब हमेशा या तो आप ना भी जानना चाहें, लोग बता दे रहे हैं, आपके फ़ोन से कूद रहे हैं, फीड आ रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है। तो हम लोग एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हैं जहाँ की इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इस दुनिया में जो चुप है ना जी, लोग कहते हैं है ही नहीं। बिल्कुल, मैंने एक आप पर एक नीड डेवलप हो गया है कि अपनी स्थिति आप स्पष्ट करते रहें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई पहचान ही नहीं होती कि आप कौन हो जी। अगर देखेंगे भाई आपकी फॉलोइंग कितनी है, लोग यही पूछते हैं। मैंने ये नई भाषा है, नई चीज़ है। तो जब प्रबंधन में ये नई बातें घुस आई हैं, तो आप पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं चल सकते। तब जैसे हरियाणा है तो ये सिटी स्टेट है जी, स्टेट तो है ही नहीं, देहात तो यहाँ कहीं है ही नहीं। सब जगह बिजली, सब जगह सड़क, हर शहर में मॉल, तो शहर की तरह है। तो कहीं ना कहीं आप SP IG से ऊपर उठ के एक सेंट्रल एजेंसी को देखना चाहते हैं जो इन सब को नाथ रहा है, जोड़ रहा है और बदमाशों का जो ऑपरेशनल डिफिकल्टी बढ़ा रहा है, सो दैट कि इधर आने से पहले वो 4 बार सोचे कि वहाँ पकड़े जाने के चांस ज़्यादा है इस स्टेट में। तो वहाँ पर जो एक DGP की एजेंसी है, तो उसकी विजिबिलिटी की डिमांड बहुत पहले से थी जी। हाँ, तो हमने जब ये बात करी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई चाहे नारनौल हो, चाहे हिसार हो, चाहे सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद, यमुनानगर, इस सबको जो जोड़ने वाला आदमी है वो ये है। अरे इसको अगर बोला तो मतलब सबको बोल दिया। तो लोगों को ये लाउड स्पीकर बड़ा पसंद आया। हाँ, ये बहुत पसंद आया। और वो अपनी रीच फील कर रहे हैं आपके साथ, है ना, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी आपको मैसेज करेगा वो आप तक पहुंचेगा। उनको एक भरोसा है कि मेरी बात कहीं बड़े स्तर पर सुनी गई, वरना कौन आपके दफ्तर पहुंच के वो हाजिरी लगाएगा और फिर किसी से गुहार लगाएगा। हमसे भी जो मिलने आते हैं लोग जी, मैं उनकी नहीं सुनता। मैं SP को VC टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जी SP के पास, फिर मिलने को नहीं दे रहा, हम SP को VC पे ले लेते हैं, बैठो जी बात करो, मैं बैठा बीच में। हाँ, तो दोनों बहस करके एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। आपने वो कॉन कॉल वाला भी स्टार्ट किया था कि सभी एक बार, कम से कम दिन में एक बार तो कॉन कॉल कीजिए, उसका कैसा रिजल्ट है, आपके फीडबैक कैसा है? ये तो बेसिक नीड है ना जी, कि जैसे आपकी टीम है, सवेरे सवेरे बात करोगे ना आपस में कि जी ये हमारा थ्रेट है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, आज के दिन ये करना है, कैसे करें। फिर दिन में दोपहर में चेक किया क्या रहा, शाम को कि क्या चीज़ वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया। काम करने का और कोई तरीका नहीं है। तो जो जिले के SP हैं, उनके पास जो भी SHO CI इंस्पेक्टर जो भी है, तो सवेरे सवेरे उनसे बात एक बार बनता है ना जी, कि आज दिन में क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, कौन जेल से बाहर है, कहाँ पर जो पुश्तैनी झगड़ा है वो बढ़ सकता है, कहाँ लेडीज़ की मूवमेंट है, जहाँ की डिप्लॉयमेंट होगी तो बदमाश लोग पीछे रहेंगे। इस तरह की बातें अब नहीं करेंगे सवेरे सवेरे आधे घंटे। और थाने से भी तो बाहर निकलना चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप कोने जाएं, शहर जाएं, लोगों से मिले कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था, हिसार रेंज के IG थे आप तब, कि गोल्फ विद सरपंच। मतलब एक तो गोल्फ का और सरपंच का क्या तालमेल है, लेकिन उसके बीच की जो बात थी, जो मैसेज था, वो बहुत बड़ा था कि आप सरपंच से मिल रहे हैं, क्योंकि गांव देहात छोटा सा गांव होता है, सरपंच क्या पंच सब एक दूसरे को जानते हैं। वहां पर कौन किस माइंडसेट का है, कौन बदमाशी कर सकता है, या बदमाश कोई बदमाशी करके आया है गांव में, तो सब पता रहता है। वो भी मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगा आपका। आप देखें जो गांव के लोग होते हैं ना जी, अपने कपड़े को लेके हीन भावना में रहते हैं।
कि हमने जी धोती कुर्ता पहन रखा है और वो गोल्फ स्टिक पकड़ेगा। हम तो जी गांव के हैं जी, हम तो गरीब हैं जी, इस तरह की बातें होती है। और जिसने टाई कोट लगा लिया और अंग्रेजी बोलने लग गया, उनको वैसा ही लीड दे देते हैं, जाओ जी आपसे तो आप तो महाज्ञानी हो। कि भाषा ज्ञान को हमने ज्ञान समझ लिया, बिल्कुल। वेशभूषा को मैंने एक समझ लिया कि भाई बस यही है जो है। तो हमने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो गोल्फ है इसको गेंडी खेल है, गेंडी इसको बोलते हैं, जो खेलते हैं। हाँ गेंडी खेलते हैं, तो वही है गोल्फ है। अच्छा। आप आओ जी, शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बात तो रखो। तो वो जो उनका एक बैरियर था, रूरल अर्बन बैरियर था, कि देहाती लोग आके गाँव शहर में आके सहमे सहमे से रहते थे। कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिल गया तो पीछे हट जाते थे, कोई साफ सुथरा दिख गया तो अपना कपड़ा देखते थे। हमने ये ऐसा कुछ नहीं है, जो खेतिहर लोग हैं उनकी जीवन शैली यही रहेगी। और जहाँ अंग्रेजी चाहिए ही नहीं तो अंग्रेजी का क्या जरूरत है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इसको लेकर आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप एक जरूरी काम कर रहे हो कि गांव से लड़के भेज रहे हो शहर का काम करने के लिए, खेत में अनाज उपजा के शहर को खिलाने के लिए भेज रहे हो। अगर किसी का एहसान है तो शहर का आपके ऊपर है, बिल्कुल। तो आपने इधर आना है एज इफ की बराबर के पार्टनर हो जी आप। देखो गोल्फ खेलो गोल्फ, क्योंकि अर्बनिज्म का हाईएस्ट फॉर्म है कि जी हम तो अंग्रेजी बोलते हैं, टाई कोट पहनते हैं, गोल्फ खेलते हैं, क्लब जाते हैं, बोले कुछ नहीं रखा जी, ये देखो क्लब है और ये गोल्फ है, कुछ नहीं है इसमें। अभी उसी थीम पे आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्योंकि सरपंच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं क्राइम रोकने में, या कोई मैसेज आप किसी भी मुहिम के जरिए देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ा मतलब तो सबसे मजबूत कड़ी है वो आपकी। जी। कोई ऐसा काम है, कोई कनेक्शन के लिए आपने सोचा है कि फिर से उनको इन्वॉल्व करे, सिस्टम के अंदर पार्ट बनाए उसका? देखिए ये तो पढ़ ही रहे हैं जो हमने चिट्ठियां यही सोच के लिखी ना। एक तो हिंदी भाषा जो है वो शेर ही सुना दो, बहुत देर हो गया हमें बातचीत करते हुए। वो लोग कायल हैं आपके शेर और शायरी के, लोग ढूंढते हैं कि लिखा किसने, हालांकि आप मेंशन कर देते हो कि हमें वो लोग रिमाइंड करने पड़ते हैं क्या लिखो, कोई कुछ सुनाई दो आप। चलो वो कर लेंगे वो। और मैं कह रही हूँ दर्शकों ने भी पहली बार ऐसे खिलखिलाते हुए डीजीपी देखे होंगे, वरना वर्दी का रौब बैठे हुए हैं। नहीं, रौब से तो बात नहीं बनेगी जी। अब हमने कहा एक सर्विस है, एक फोर्स है। तो जो आपसे आम लोग 90% है, आपसे कोई काम नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा करते हैं कि चूंकि आप उनके लिए हो तो उनसे अदब से बात करोगे। बिल्कुल ठीक है। 5% लोग गरीब टाइप के लोग हैं, गरीब हैं, गरीबी के मारे हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनको अपेक्षा रहती है कि आप उनकी गरीबी पर उनका मजाक नहीं उड़ाओगे, आप उनकी हेल्प करोगे। तो मुझे सरकार की ये स्कीम है, इससे आप अवेल कर सकते हो, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में जुटो, उससे गरीबी काट सकते हो। तो उनको गाइड करिए, उनको रास्ता दिखाइए। 1-2% तैस वाले लोग हैं, गुस्से में आ गए, क्रिमिनल नहीं है वो, गुस्से में आ गए, तो उनको लंबे मुकदमे के चक्कर में मत फंसाओ। बेचारे से हो गए। 1-2% जब संगठित अपराध की बात कर रहे थे, जिन्होंने ठगी और बदमाशी को धंधा बना रखा है, और उस पर सारे कानून पढ़ दो, सारी एजेंसी लगा दो, उसके सारे पैसे खोस लो, एक दुर्गति ना छोड़ो उसकी, बाकी को सबक मिलेगा कि ये रास्ता नहीं है जी। शेर सुना दो अब। शेर सुना दें? मुझे याद तो नहीं है, बट मैं देखता हूँ। एक मैं सोच के आया था कि आप मुझसे पूछोगे कि जिस बार बार आप कह ही रहे हो, आप मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो कि मैं लाठी सोटे की बात करूं और इसकी बात करूं। आप देखिए मतलब जो ताकत होती है आपके हाथ में, इन सब से ऊपर एक इंसान भी तो जी। मैं पुलिस का हूँ, अच्छी बात है, हो सकता है आज की डेट में मैं कुछ करके बच जाऊं, लेकिन जो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं, और उसका बढ़ाई है कि जो आपके देशवासी भी परिवार ही आपके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबको तो ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, तो व्यवस्था आप ऐसी बनाइए कि अगर आप योजना बना के किसी का नुकसान नहीं करते हैं तो आपका बाल बाका नहीं होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, आपको कोई अपमानित प्रताड़ित ना करे अगर आप अपने रास्ते जा रहे हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि मैं एक्चुअली कि हम पर्व से लोहो कलम करते रहेंगे। जो कलम है जी, उसकी परवरिश, हम उसकी ताकत की परवरिश करते रहेंगे, और जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बड़े अच्छे भाव है, और यही एक जो पहलू लोगों के बीच निकल के आया ना इस वर्दी से अलग, इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, वो आपसे रिश्ता जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारा भाग्य है जी। मैं तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, भरे पड़े हैं, कोशिश भी करते हैं, करना भी चाहते हैं, बट उनको जगह नहीं मिलती। तो हमें ये मौका मिला है लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा करने का, हम तो जी करते रहेंगे। हाँ, गुंडागर्दी रोकना, ये जो कानून अपराध पे नकेल कसना वो बात है, लेकिन एक सकारात्मक चीजें भी साथ साथ चलनी चाहिए। लेकिन अगला मिशन कुछ डिस्कस करेंगे आप, या यूथ को कोई आप मैसेज देना चाहें? यूथ को कुछ सीखना है तो मेरे से सीखें जी।
फिटनेस पे आ जाओ, कहीं छूट जाए। मतलब क्या फिटनेस है, क्या उम्र है बताएंगे आप? मतलब लड़कियों से तो नहीं पूछते नहीं, कहीं उम्र तो पूछना ही नहीं चाहिए। तो देखो बायोलॉजिकली कितनी एज है आपकी? अगर आपका दिमाग और आपका शरीर एक है और आपके दिमाग में कोई शंका नहीं है, आप एजलेस हो जी। एज क्या होता है? समय, साल तो आदमी का बनाया हुआ है, दिन आदमी का बनाया हुआ है। जैसे आपने एक गिन लिया कि इतने का मैं हूँ, फिर आपका दिमाग चल पड़ता है कि इतने का है, हमें ये दिक्कतें आनी चाहिए। इसलिए अपने वो साल और दिन में तो बांधते ही नहीं जी, कि एक शरीर है उसको तगड़ा रखते हैं, दिमाग उसको साथ के रखते हैं, चलो जी। सारा कंट्रोल यहाँ से आपका। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा क्या है, हम इस तरह से क्यों जैसे दिख रहे हैं, हमने अपने लिए रखा है कि जी मैंने शुरू से ही कि मेरी जो 1 किलोमीटर का जो टाइम है वो 5 मिनट रहना चाहिए, कुछ हो जाए तो उसमें क्या रहता है, फिर खाने उने पर कंट्रोल रहता है, वेट मैनेज करना होता है और अपना ठीक से सोना पड़ता है और लगे रहना पड़ता है। कि जब आप जाते हो 600-700वें मीटर में तो लगता है कि चलें कि छोड़ें, चलें कि छोड़ें, चलें कि छोड़ें, नहीं लगे रहना है। ये यहाँ से आएगा। तो वहाँ 1 किलोमीटर की 5 मिनट की दौड़ में आप लगे रहने सीखते हो। फिर दूसरा जो मेरा है कि मेरा 5 मिनट का प्लैंक है, वो भी एक लगता है कि भाई इसको ऐसा करे रखने के लिए मैंने आपको 2-2.5 मिनट के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाना पड़ता है, लगे रहिए वो। तो दूसरा मेरा वो है। फिर मैं डिक्लाइन बेंच पर 20 किलो वजन लेके 60 रैप लगातार करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है मुझे काइंड ऑफ की एक देती है कि आप अगर जोर लगाते हो तो यू कैन मूव द माउंटेन। ये बातें कहने की है, बट थोड़ा आपका बॉडी मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। आप देख लो कि शरीर एक सिस्टम है, तो इसके हिसाब से हम काम करें। बट अगर आप रियाज करते हो तो ये चीज़ें होती है, और जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि आपके इरादे मजबूत होते हैं। आप जैसे कि फिजिकल पेन आप ले लेते हो ना जी, तो फिर कुछ भी कर सकते हो आप। तो मेन हम इसलिए इसमें लगे रहते हैं कि हमारा पेन थ्रेशोल्ड हाई हो, हम छोटी बातों से घबराएं नहीं और हमेशा सोचें कि जीतेंगे हम ही जी, लग लिए ठीक बात है, इसको करके रहेंगे। तो जीवटपन जो वहीं से आता है। बहुत शानदार है वो एक, क्योंकि गाय बगाए हम कभी कभी ऐसा करते थे कि कहीं अगर पुलिस फोर्स खड़ी है तो फोटो आ जाती थी न्यूज़पेपर में, टीवी पे भी, वो तोंद बाहर निकली हुई ना। कम से कम अब आपको देख के आपकी पुलिसिंग के आपकी फोर्स को एक मैसेज आएगा। नहीं, हमने कहा आपको बुरा भी लगता होगा ना जाके, जो खुद फिट होता है उसको लगता है थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो। नहीं वो तो देखिए, पेट निकला हुआ इंसान जो है एक तो दुखी है ही, पीठ पर जोर पड़ रहा है, सुस्त भी है, और ऊपर से बेइज्जती भी बहुत है, पता नहीं क्या क्या खा रखा है। मैंने पेट वाले ये नहीं देखते हैं कि उसका हो सकता है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू। और हमारे यहाँ देखिए एक और भी बात है ना जी, मैंने सोच लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि ये जो इतने दिन जो गुलामी हमारी रही, तो खाने पीने का कोई गारंटी नहीं था जी। सारा अपना अंग्रेजों ने अपना पेट भरना था, करना था। तो शरीर ये को लगता था कि अगला खाना पता नहीं कब मिलेगा, तो जो ही खाए वही स्टोर कर लेता, जो ही खाए वही स्टोर कर लेता। आप पुलिसिंग में भी बात उठाते हो, आपको लगता है कि वो माइंडसेट इतना हमारे डीएनए में चला गया है? बिल्कुल चला गया। वो गुलामी हमारे डीएनए में चली गई है। बॉडी एडेप्टोनिक, बॉडी सर्वाइवल सीखती है ना जी। आपको 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, कहाँ से निकालोगे? वो स्टोर करना शुरू कर देगी बॉडी। निकालेंगे जी। बॉडी आपके ऊपर भी चलती है। आप जो हो ना जी 30 डिग्री भी नहीं हो, बाकी जो 330 डिग्री है उसका बारे में पता ही नहीं है आपको। आपने तो एक विचार को पकड़ा, उस पर आप चल पड़े। आप असंख्य विचार हो, तो हमारे पास चुनौती ये होती है हमेशा कि एक नियंत्रण में रहना, कि ये शरीर और दिमाग जो है ये औजार मेरे पास है दुनिया को नेविगेट करने का, कम्प्लेक्सिटी मैनेज करने का, हमारे पास औजार है। तो मैं कोई एक ही लिमिटेशन रखी है अपने पर कि अपने निजी फायदे के लिए प्लान बना के किसी का नुकसान मत करें। हम यहाँ से अपने आप को लिमिट करते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो हम यहाँ से कर लेते हैं, फिर अपना पूरा सिस्टम ही लिमिट में आ जाता है, उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। और आजकल क्योंकि पॉडकास्टिंग का जमाना है, तो बहुत सारे लोग इस बारे में लोगों को अवेयर भी करते हैं, लाइफ कोच जैसे बताते हैं, मैनिफेस्टेशन करो, यूथ पढ़ो चक्कर में जी। सीधा सा फंडा बता दो। मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी को अकल आ जाए तो दूसरों को थोड़ी बांटेगा, खुद ही आनंद लेगा। तो बेच रहे हैं जी, सारी चीजें बेच रहे हैं आपको। जो कुछ है आपके अंदर है, आप समय तो दो अपने को, अब आधे घंटे अपने को दो, सारी समस्या का समाधान आपके अंदर ही है जी। दूसरे तो आपको हत्थे चढ़ा रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको क्लाइंट बना रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे?
योगा मेडिटेशन बिल्कुल करते हैं हम, तो योगा भी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं कि जॉइंट्स पर जोड़ ना पड़े, मसल रेन्यूअल होता रहे। मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि प्रेजेंट में रहे। नींद कितनी पूरी कर पाते हैं आप? नींद अब जैसे कि आप देखें, फिर मैं सच बोल दूंगी आपके बारे में ना। नींद के नहीं, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकता, नहीं कहना चाहता कि मेडिकल फैक्ट है। हाँ, वो कहते हैं 6-7 घंटे आपको सोना चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सोना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनी हो कि जब ऐसा संभव नहीं हो तो उसको भूल जाइए उस राय को। ये ऐसे है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद ये ऐसे शख्स मुझे मिले हैं जिनकी नींद का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब का मतलब है कि नींद घंटा 2 घंटा इतना नहीं अच्छा खासा सोते हैं, आपको क्या पता। नहीं, ये इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया अब एक बड़ी मुहिम नींद है। देखिए लेनी चाहिए। नींद जो है ना, स्लीप जो है, 2 चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि मैंने नहीं, अगर 4-5-6 घंटे लगातार आप सो पाते हैं तो गाड़ी में ट्रेवल के टाइम पे सो जाइए। यू शुड कीप गिविंग, आप बॉडी को रीसेट करने दोगे ना जी। स्लीप क्या है, सिस्टम डाउन हो गया। लेकिन वो आप इसलिए कर पा रहे हैं जितना मैंने भी इस चीज पे होमवर्क किया है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मैं जो नहीं कर पाई। ये कम स्लीप में अपने आप को बार बार रिकवर कर पाना बॉडी को, वो तब पॉसिबल होता है जब आप फिजिकल वर्क करते हो, आप मेडिटेट करते हो, आप योगा करते हो। तो उसका जो वो टाइम है, अगर 8 आवर्स बोलते हैं एक्सपर्ट्स, तो वो 8 से आप 3 भी करेंगे तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे और सोएंगे नहीं, या कुछ आप सादे रील्स देख रहे हो या फिर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तब आप खत्म हो जाओगे। मेन तो जी आप एमलेस और डायरेक्शनलेस तो हो गया। हाँ। मेडिटेशन का देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसका स्पिरिचुअलिटी से एक नाता तो है, बट वो है नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी और उसमें समझ नहीं पाते। मेडिटेशन बेसिकली क्या है, आप जो सांस लेते हैं ना जी, ये ट्रेन चल रहा है, ये जाती है कार्बन लेके आती है, ब्रेन बात करती है, ये तो अंदर जाएगी, ये O2 CO2 बाहर आएगी। तो जो कार्बन है, तो जो आपका जो न्यूरॉन्स है, वो उसके बीच में जो कनेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो, तो वहाँ पर कार्बन जमना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीजन जाकर उसको वापस लेता है। तो आपका ब्रेन आपसे ये कहता है कि तुमने दुनिया देखी कहाँ है, हम हज़ारों साल से आ रहे हैं, हज़ारों तक जाएंगे, तुम तो 60, 70, 80 साल के हो, तेरे कहने से हम कुछ नहीं करते। आपका ब्रेन आपको हमेशा कहता है तुमको क्या पता, तुमको नहीं पता। ब्रेन आपको डिसमिस करता रहता है। इससे कोई संवाद स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से मार्फत सारा काम करवाना है। बिल्कुल। तो जब आप इनको कहते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट कि तुम ही हो, तुम लाखों साल के एंड प्रोडक्ट हो, आगे भी रहोगे। जैसे आपके ब्रदर हैं या आपके बच्चे हैं, तो जीन चला गया, आप मरते कभी थोड़ी हो जी, जिंदा हमेशा जिंदा। बिल्कुल। तो वो जो है, उनको हम तब इससे ब्रेन से बात करते हैं कि देखो एक बात तो तुम मानोगे कि तुमको कार्बन फ्री रहना चाहिए। बोले हाँ, आई विल गिव यू मोर ऑक्सीजन, वेट करो। तो जब आप उसको ऑक्सीजन देते हो, ज़्यादा कार्बन आता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, कहते ये ठीक आदमी, इसकी बात माननी चाहिए। तो जैसे ही आप ब्रेन आपसे फ्रेंडली हो जाता है, आपका कंट्रोल आ जाता है। तो मेडिटेशन का ये वैल्यू है कि ऑन द स्लाई आप चुपके से, चतुराई से ब्रेन का पार्शियल कंट्रोल ले लेते हो। फिर ये आपका मानना शुरू कर देता है। जब मानना शुरू कर दिया, जब ब्रेन आपके डिस्पोजल पर आ गया, तो आपको समस्याओं की बेहतर समझ होती है, समाधान आप अच्छे लेके आते हो उन लोगों के बनिस्पत जो कि उछल रहे हैं। तो वो जो है मेडिटेशन तो सबको करना ही चाहिए। आराम से बैठिए और अपने ब्रेन से दोस्ती करिए इसके थ्रू। तो ब्रेन का जो कंप्यूटिंग पावर है वो ज़्यादा आपके डिस्पोजल पर है, तो फिर आपको हर किसी से लड़ने भिड़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, हर बात पर परेशान की जरूरत नहीं होगी। जो फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स है ना जी, वो रीसेट हो जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। आप वर्तमान में रहेंगे। आप इसलिए परेशान रहते हैं कि अनिष्ट की आशंका और पास्ट का रेग्रेट, ये प्रेजेंट में आ गया जी। तो ये आपको चैन से रहने नहीं देता। और ये अगर आप प्रेजेंट में हैं, आप भूल गए मेरे साथ क्या हुआ था, या फिर भूल गए क्या होने वाला है, आनंद है जी। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। नहीं, ज़्यादा नहीं मांगता, 20 मिनट काफ़ी होते हैं। नहीं मतलब उस चीज़ पर आने में कि आप प्रेजेंट में नहीं, वो तो देखिए जो बेचने वाले हैं ना जी, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बेच रहे हैं और आजकल बेचा जा रहा है तरह तरह का नाम देके, उनको ये कह रहे हैं बहुत टाइम लगेगा। मतलब बहुत टाइम तुमको पैसे भरते रहिए आप। कुछ नहीं, घर बैठ के कर लीजिए, कुछ नहीं, आराम से अपने आप कार पर यहाँ जहाँ है, आपने बस
उसको क्या बोलते हैं कि अनुलोम विलोम? अवेयर ब्रीदिंग, कि आप अवेयर हो सांस ले रहे हो। जी जी, तो जैसे आप फील कर पा रहे हो कि अब मैं इनहेल एक्सहेल कर पा कर रहा हूँ, रहे हैं, मतलब ब्रेन से आप दोस्ती कर रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा ऑटो मोड से बाहर आके आप मैनुअल हो जाते हो, मतलब आप फील करते हैं। हूँ। आप ब्रेन को ये कह रहे हो कि देखो जी हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुमको ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब ब्रेन मतलब ठीक आदमी तुम है, बताओ क्या करना है। दिस इज द वे। ये अच्छी बात है, लोगों तो ऐसा मैसेज आना चाहिए। जी। पॉडकास्टिंग के लास्ट में हम आ गए हैं सर, जी तो ये बताइए कभी ऐसे लगता है कि जब पॉलिटिकल जो कुछ बड़ा क्राइम घट जाता है प्रदेश में, जी जी। तो पॉलिटिकल हल्ला होता है, बहुत लोग सड़कों पर आते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तब किस तरीके से प्रेशर फील होता है, मतलब उसको कैसे डील करते देखो जी, जो डीजीपी का ऑफिस है ना जी, ये दफ्तर नहीं है, मुनीम का नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफिस है। अब देखें 3 करोड़ की आबादी टेंटेटिवली हरियाणा की होगी, ठीक है। एक आदमी 5 आदमी से मिलता है इन ए मैटर ऑफ डे, कि 2 महीने का बच्चा भी 5 गोदी में घूमता है और उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। तो कायदे से अगर हम देखें तो 15 करोड़ मौके रोज आते हैं, जबकि कुछ अप्रिय हो सकता है। क्राइम क्या है कि ह्यूमन ट्रांजैक्शन गॉन हॉरिबली रॉन्ग। तो 15 करोड़ संभावनाएं हैं जिसको हम अपराध बोलते हैं। होता कितना है, हम ट्रिविलाइज नहीं कर रहे हैं। एक आदमी के साथ में कुछ अन्याय हुआ, उसके लिए तो दुनिया ही उजड़ गई, हमारे लिए एक भी ज़्यादा है। लेकिन आप देखें हमारे जो FIR दर्ज होते हैं 30-40 हीनस क्राइम होता है, और बाकी जो हम लोग शराब पकड़ लिया, रेप पकड़ लिए, वो पकड़ लिए, 300 के आसपास मुकदमे रोज दर्ज होते हैं। तो 15 करोड़ ट्रांजैक्शन में अब 300 के आसपास जो है इट इज़ गॉन रॉन्ग। तो आप ये देखें, ये तो न्यूक्लियर फ्रैक्शन है, ये जो एरर लेवल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का है। लेकिन जो सरेआम सड़कों पर अपराध मुझे पूरा करने दें। तो यहाँ बैठ के मैं पॉपकॉर्न की तरह उछल नहीं सकता जी। यहाँ रह के मुझे ये सोचना पड़ता है कि भाई अब ये हो गया है, लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो पेसिफाई कैसे करें, काम डाउन कैसे करें, डी एस्केलेट कैसे करें, उसमें लगे रहते हैं। हम उनके साथ हम भी कूदने लगे, फिर बचा क्या। हमको लगता है कि जो लंबा आप काम करते हो तो आपको ये पता होता है कि देखो जी ये 1-2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, ये कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ये निकल जाएगा, और अभी और आज जो करना चाहिए हम करते रहते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि 15 करोड़ ट्रांजैक्शन को हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर 10-20 से 40 रोज खराब दिख रहा है, होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो हमें संयम रखें, धैर्य रखें और डी एस्केलेशन की सोचें। विक्टिम है उसको रिएश्योर करिए, क्रिमिनल है उसको पकड़ के ले आइए, मॉब है तो देखिए कि कौन इसको भड़का रहा है, उसको ताड़िए, उनको घर भेजिए। तो ये रिजॉल्व करने का हमारा काम है। दुखी होने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या, परेशान होने से कोई ऐसा हुआ है क्या। तो ये दोनों तो हम बाहर ही छोड़ के आते हैं, हम मान के चलते हैं कि क्लेश होगा जी, तो हम अपने चुनौतियों से बड़े हैं, हमारे हौसले जो हैं हमारी चुनौतियों से बड़े हैं। हौसलानामा आपने बुक लिखी है, जी, जी। वो हौसला मतलब आज आपके सामने बैठ के आपके अंदर से महसूस भी हो रहा है कि क्या हौसला है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी कुर्सी दिखती है, लेकिन इस कुर्सी पर जो इन कंधों पे जिम्मेवारी होती है ताकत के साथ, है ना, तो वो अलग बात है। आप लास्ट मैसेज रिकॉर्ड अगर करना चाहें पॉडकास्ट पे, करोड़ों लोगों तक जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो, हालांकि अब वो दूर चला गया, वो जमाना चला गया जब कम्युनिकेशन नहीं था कि डीजीपी कौन है। मुझे लगता है कि कांस्टेबल भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनको नहीं पता हो कि नाम क्या है, लेकिन अब बच्चे को पता है। जी, आप देखें कि ज़िंदगी में अगर कोई कहे कि एक ही चीज़ आपको मिलेगी, क्या मांगना चाहिए? पैसे मांगोगे तो कितना खरीदोगे, ताकत मांगोगे कितनों को धमकाओगे, प्रसिद्धि मांगोगे कितनों से मिलोगे, और ये आनी जानी है तो कोई एक चीज़ मांगनी हो तो हौसला मांगो। अगर आप में हौसला है कि ठीक है जी अच्छा बुरा होता रहता है लेकिन हम हैंडल कर लेंगे, समाधान निकलेगा, तो हौसला आपके अंदर रहेगा तो अच्छे में आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, बुरे में आप धीरज नहीं खोएंगे, तो लाइफ एक ठीक सी चलती रहेगी कि अच्छा हो गया जी अच्छी बात है, क्या आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। ये नहीं कि अहंकार लेके बैठ गए कि अब तुम बाहर निकलो तुम नहीं आ सकते। तो आपके पास हौसला रहना चाहिए मुश्किल वक्त से निपटने का, और अच्छे समय में अपना दिमाग ठीक रखने का, ये होना चाहिए। तो ईश्वर से अगर एक ही चीज़ कभी दें आपको तो आप हौसला मांगिए। बदमाशों के भी दिमाग ठिकाने रहे, ये भी जरा बोल दीजिए। नहीं वो तो देखिए उनको तो मैं नादा परिंदे घर आ जा, हमने जेल खोल रखा है, क्यों मारे फिर रहे हो, फ्री का खाना है, फ्री का इलाज है, फ्री का घर है, फ्री की बिजली है,
पूरा ध्यान है, पूरे ह्यूमन राइट्स का सम्मान है, क्यों मारे फिर रहे हो? 2 रोटी ही तो खाते हो। इस धंधे में तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन है। पुलिस की तो छोड़ो जी, कोई नहीं चाहता हमारे घर में रहे, हमारे घर में आए। और इनकी आपस में भी लड़ाई होती है तो उनके डर से इनकी बैंड बजी रहती है। ये कोई लाइफ है? आ जाओ, कितने जेल खोल रखे और बना रहे हैं, यही रहो। तुम्हारे इससे नहीं बनता, कमा के नहीं खा सकते, हम खिलाएंगे। और कहाँ ऐसे डीजीपी मिलेंगे तो इस तरह से क्रिमिनल्स को इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आ जाओ जी, नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये इंसानियत भी है साथ में। नहीं, हमारा तो बिजनेस है जी, उनकी सप्लाई का। जेल वाले कहते हैं भेजो जी, भेजो, जेल खाली है, आ जाओ, सारा इंतजाम है, क्यों मारे फिर? अच्छा है कि वहां आ जाएं, सलाखों के पीछे। बाहर भी तो आपस में मर जाएंगे या फिर पुलिस मार देखो देगी। जी, ऑल सेड एंड डन, ये किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, है ना, किसी के पिता भी हैं। इनके इस हरकत से कितने लोग दुखी हो रहे हैं, ये दूसरों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी इनके घर वाले कौन से बड़े सुखी हो रहे हैं? कितना क्लेश है। बाप को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है कि मेरा बेटा गैंगस्टर है, या गैंगस्टर क्या रहेगा जी, चूहे बिल्ली की तरह, गीदड़ की तरह तो भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मर जाते हैं, जिसको जितना बड़ा बना लो। तो मेरा तो है कि भाई बहुत हो लिया, 2 रोटी के चक्कर में इतने धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आ जा, हमने खोल रखा है, जो भी अच्छा ढाबा है, अच्छा तंबू है, रह इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। लेकिन कोशिश यही थी कि हम आपकी जिंदगी के पहलुओं को भी छुपाएं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए, और एक मैसेज कन्वे किया जाए सोसाइटी में कि देखिए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आप उस पर भरोसा रखें। भरोसा कायम कैसे किया जाता है वो आप करिए। देखो, हम तो नहीं कहेंगे आप भरोसा रखें जी, हम क्यों कहें? हम अच्छा काम करेंगे तो भरोसा करोगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मेरा लोगों से कोई शिकायत नहीं जी, लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे 15 दिन से जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो बता रहे थे जो आपके चीजों को देखते हैं, 9 करोड़ लोगों ने देखा और 7 करोड़ लोगों ने एंगेज करा, और 99% कहते जी आप ठीक कह रहे हो। और मूल मैसेज क्या निकला कि हमारा एक ही जाति है जी, खाकी का। कितनी बड़ी बात है, लोगों के अच्छे सच्चे होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? तो जो ये लुच्चे लफंगे की जिंदगी जी रहे हैं, आ जाओ जी, तेरे को धो धा के भी ठीक कर देंगे, आ जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस नए रोल के लिए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मिसाल कायम करते रहें, लोग आपके कायल होते रहें, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास और अपने प्रदेश में रखें। ऐसे होनहार अधिकारी हर जगह होने चाहिए, क्योंकि एक अपनी ताकत के साथ साथ जो तालमेल बिठाने की बात है, सामाजिक कम्युनिकेशन, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत अच्छे ऑफिसर आए होंगे, आपसे पहले आए हैं, लेकिन लोगों में जो कनेक्शन हुआ है आपके साथ, वो कायम रहना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। देखिए, आप ऐसा सोचते हैं और कहते हैं और मेरा उत्साह उससे बढ़ता है, तो ये आपका बड़प्पन है। आपका बहुत धन्यवाद।